जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन हैं, एकदम अच्छे हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। सभी अपने बारे में बताएंगे आप सब कैसे हैं। आप सब जानते हैं बच्चे, आज से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं 27 तारीख से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेखपाल बैच और ग्रुप डी के लिए। जीएस की क्लासेस तीनों कोर्सेज के लिए सेम रहेंगी। सुबह आप करंट अफेयर्स और मैथ की क्लास कर चुके हैं, टाइमिंग आप जानते हैं। और अभी 12 बजे से डेली आपकी क्लास होया करेगी इतिहास की। तो इतिहास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। और क्या बहुत बड़े विषय को हमको 100% पढ़ना है? आप चाहकर भी 100% नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हम क्या छोड़ें और क्या हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में जीएस का लेवल कोई बहुत हार्ड नहीं है, साइंस को छोड़ करके। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जीएस कॉमन है। और यूपी स्टेट की बात करते हैं, देखो अगर बात एसएससी की होती है तो पेपर में काफ़ी फेरबदल होता है। लेकिन इतिहास की बात अगर यूपी स्टेट की करता हूं तो बच्चे सिर्फ एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, एक विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि इतिहास का प्रश्न कोई भी होगा आप पेपर में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इतिहास के सिलेबस डिस्कशन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस एक पूरा सिलेबस है। संपूर्ण इतिहास आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है, आपको आधुनिक इतिहास भी पढ़ना है। एंशिएंट, मेडिएवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही आपको पढ़ने होंगे। तो बस जरूरत होगी तो बच्चे साथ में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको पढ़ने के साथ साथ आपके जीवन के लिए उपयोगी है, जो आपको जीवन जीना भी सिखाता है। तो बहुत अच्छे से एक रुचिकर तरीके से हम क्लास को बनाएंगे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज के टॉपिक में आप सभी टॉपिक का नाम देख चुके होंगे, आदिमानव और सिंधु घाटी सभ्यता। तो मुझे प्राचीन इतिहास की अगर बात करता हूं तो प्राचीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम्स में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाए। यानी अगर आप प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन से उसको रिलेट कर लेते हैं तो ये बात तय हो जाती है कि आप 50% प्रश्नों का चुनाव कर सकते हैं प्राचीन इतिहास में। तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। एक बार मेरी आवाज आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक आप लोग बोल रहे हैं। तो एक बार थम्स अप करेंगे, सभी लोग बताएंगे कि मेरी आवाज पहुंच रही है। और मेरी आवाज आप तक तब पहुंच रही है जब आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे हमारा भाई। ठीक है, तो भाई लिख करके एक बार भेज दो, भैया लिख करके एक बार भेज दो, फिर क्लास को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मॉडर्न से स्टार्ट करो। कुछ बच्चे बोल रहे नहीं। देखो, इतिहास अगर आप बच्चे सिंक्रोनाइज या क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, क्रमिक तरीके से आप पढ़ेंगे, तभी इतिहास आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। मैंने पहले कई बार ऐसा किया है कि गौतम का बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से पढ़ाया है। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को, इतिहास को समझने का यही तरीका है कि उसको एक क्रमिक तरीके से पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ठीक है, नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री को। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हिस्ट्री में फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है? आप लोग बताएंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ हिस्ट्री, सभी लोग जानते होंगे इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोट्स हैं। कौन है इतिहास के जनक? हैं हेरोडोट्स। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, इतिहास के जनक ये हेरोडोट्स है भैया। कौन है? हेरोडोट्स। बोलेंगे इतिहास के जनक कौन है? और बच्चे आप नोट्स अपने मेंटेन करते रहेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे भी, ऐप पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश आप में से जो बच्चे कर सकते हैं, मैं हमेशा ये आपको प्रेफर करता हूं, अपने नोट्स आप खुद बनाएं, वो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर रहेगा बच्चे अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। ठीक है, तो हेरोडोट्स ये इतिहास के पिता हैं। क्या बोलेंगे? इतिहास के पिता, यूनान के व्यक्ति थे, इतिहास के पिता हैं बच्चे। इनको ही इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी बुक बड़ी फेमस है और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। जो इनकी बुक का नाम है, बुक का नाम है हिस्टोरिका। सभी बच्चे नोट करेंगे, बुक का नाम है इनकी का हिस्टोरिका। तो कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, तो भूगोलवेत्ता भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनको मत दिया जाता है इतिहासकार होने का। इतिहासकार होने के साथ ही मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ आपका 484 बीसी में। ठीक है, और मृत्यु हुई इनकी 425 बीसी में। क्या भैया जी ये याद करना होगा? नहीं, ये याद नहीं करना, ये कुछ और समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं कि इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था। साइड में जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये चार्ल्स डार्विन हैं, जिन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया कि आदमी की उत्पत्ति कैसे हुई है, आदमी ने अपना जीवन क्रम कैसे तय किया है। वो हिप्पो जैसे आदमी थे ना पहले,
याद है ना आपको, आदि मानव पहले चिंपैंजी जैसा जो था, वहां से अब तक का विकास हमने किस तरह से किया है, इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया है सबसे। तो इनके बारे में भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वापस आते हैं भैया, मैं क्या बात आपको बता रहा था, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है। बुक मैंने आपको बता दी, बुक का नाम है इनकी का, बुक का नाम है हिस्टोरिका। कौन सी बुक है इनकी? हिस्टोरिका बुक है, हिस्टोरिका बुक लिखी है। मैंने बताया आपको 484 बीसी में इनका जन्म हुआ, जन्म, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 425 बीसी में। ठीक है। अब आप लोग, कई बार बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जिस जो बीसी में ही कंफ्यूज होता है, उसे मतलब ईसा पूर्व और ईसवी ही समझ में नहीं आते हैं कि भैया जी ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है, एडी क्या है। तो वो सारी चीजें समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। जैसे कि हम एक सिंगल लाइन ले लेते हैं भैया, यहां तक आज कौन सा साल चल रहा है, आप सभी लोग एक बार बताएंगे। आप लोग बताएंगे कि भैया जी आज चल रहा है 2021। ठीक है, 2021 से पहले हमारा 1947 भी था जब हम आज़ाद हुए थे। इससे पहले 1857 की क्रांति भी हुई थी, सभी लोग जानते हैं। 1857 की क्रांति से पहले भैया हर्षवर्धन भी कभी गद्दी पर बैठा था, 606 एडी में ही बैठा था। ठीक है, इससे पहले यहाँ एक जगह हुआ था ईसा मसीह का जन्म। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का, ईसा मसीह जी का बर्थडे था, जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म है बच्चे, उसको हमने माना 0 वर्ष, आधार वर्ष है वो क्या है? एक आधार वर्ष है। आधार वर्ष कैसे? कि उनके जन्म के बाद के, ध्यान से देखना, उनके जन्म के बाद के जो वर्ष हैं, उनके बाद के जो वर्ष है, इनको हम बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी, अर्थात एनो डेमिनी। एनो डेमिनी, या इसी को हम बोलते हैं साधारण वर्ष, इसी को हम बोलते हैं बच्चे ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी। ठीक है, तो वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है उसको बोलते हैं हम एडी। ईसा के जन्म से पहले जो है, ये जन्म के बाद है। क्या बोलोगे? जन्म के बाद। और ये है जन्म के पूर्व। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप सभी लोगों से, ध्यान से सुनोगे तभी उस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जन्म के बाद को बोलते हैं ईसवी, और जन्म से पूर्व को बोलते हैं, जन्म से पहले का जो है, जन्म से पूर्व को हम बोलते हैं बीसी। बीसी बोले तो बी फॉर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे भैया? बी फॉर क्राइस्ट, यानी कि यीशु बोल सकते हैं, बी फॉर क्राइस्ट, बीसी। इसी को हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि गौतम बुद्ध का जन्म 500, पहली बात तो क्वेश्चन आप लोगों से है, जनरल सा क्वेश्चन है, बताएंगे एक बार गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, सिकंदर भारत कब आया था। जैसे सिकंदर भारत आया 326 बीसी में, 326 बीसी में सिकंदर भारत आया। ठीक है, और गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, ये गौतम बुद्ध का जन्म है। ठीक है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जी का यहाँ जन्म हुआ। सिकंदर भारत आया 326 में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोग समझ चुके होंगे कि सिकंदर 326 बीसी में आया, यानी आज से कितना पहले आया होगा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार जवाब देंगे, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार जवाब देंगे। बताओ एक बार मुझे, सिकंदर, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज का बच्चे बेस मान करके मैं आपसे पूछता हूं, सिकंदर अब से लगभग कितने साल पहले आया होगा? लगभग कितने साल पहले आया होगा? सभी बच्चे तब बोलेंगे, तब क्लास को आगे मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग मेरी इतनी बात समझ पाए हैं। 2300, लगभग 2300, मतलब आप लोग ठीक कह रहे हैं, 2347, यानी 2021 में आपने कितना? 326 को जोड़ लिया। तो जितनी पुरानी घटना बीसी में होगी उतना आज के समय में जोड़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये घटना कब हुई थी। बात समझ रहे हैं? इसी तरह आप 2021 में अगर 563 को जोड़ लोगे, यानी भैया इधर से जो है ना, इसको आप प्लस करके आप टोटल समय का अनुमान लगा सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात में थम्स अप करके बताएंगे, इतनी बात समझ चुके हैं। कहीं भी बीसी आएगा बच्चे, एडी आएगा तो एडी समझ जाना, वो वर्तमान वर्ष की बात कर रहा है, और बीसी से मतलब है ईसा के जन्म से इतने साल पहले। ठीक है, यहां कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात आती है इतिहास की। इतिहास जो हम पढ़ते हैं ना बच्चे, सारा का सारा इतिहास, पूरे इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। बोलेंगे पूरे इतिहास को हम कितने भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं? हमेशा 3 भागों में विभाजित करके इसको हम पढ़ते हैं। जैसे पहला आता है आपका प्रागे ऐतिहासिक काल। ये सारी चीजें नए नाम शायद कुछ बच्चों को लगेंगे।
प्रागैतिहासिक काल। बहुत सारे बच्चों को लगेगा बड़े अजीब से नाम है, लेकिन बहुत कॉमन चीजें हैं बच्चे। जरूरत है तो एकदम ध्यान देने, एकदम शांत होकर पढ़ते रहें, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रागे ऐतिहासिक काल, और वादा करता हूं क्लास के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके समझ में ना आया हो, ठीक है। प्रागे ऐतिहासिक काल हो गया, उसके बाद है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागे ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तीन पार्ट हैं, सभी बच्चे इसको बात को नोट करेंगे। कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ ये है प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चे? प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया। आद्य ऐतिहासिक का मतलब है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया। और तीसरा आपका हो गया हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे? हिस्टोरिक पीरियड हो गया। इस बात का क्या मतलब है? तीन काल विभाजन में किस तरह से कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर हिस्टोरिक पीरियड। ये क्यों, कैसे भैया जी तीन तरीकों में बांट दिए? तीन तरीकों में इनका बांटने का मतलब है बच्चे, प्रागे ऐतिहासिक काल के हमारे पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, लेकिन क्या उसको प्रमाण है? साक्ष्य तो हैं। क्या बोलोगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड के साक्ष्य हैं, हमें पत्थर मिलते हैं। आदिम जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा तो हमको मिला ना, विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कुल्हाड़ी से बने आपके यंत्र हमको मिले, मनका बनाने के कारखाने हमको मिले। तो बोलेंगे यस, हाँ जी, ये तो मिला था, ये सब तो मिला है। तो भैया उसके साक्ष्य तो हैं, एविडेंस तो हैं, लेकिन क्या उसका लिखित प्रमाण है कोई? क्या उसका कोई लिखित प्रमाण है? आप कहेंगे भैया जी उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो जिसके साक्ष्य हैं और लिखित प्रमाण नहीं है वो हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागे ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक एशिया काल में आते हैं, तो इसके साक्ष्य हैं या नहीं है? आप कहेंगे साक्ष्य तो इसके भी हैं, लेकिन क्या इसके लिखित प्रमाण हैं? हाँ, लिखित प्रमाण है, लेकिन भैया क्या पढ़े गए हैं वो लिखित प्रमाण? पढ़े जाने संभव नहीं है, अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जैसे बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले। आलमगीरपुर मेरठ आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूर्वी स्थल था, वहां जब उसकी खुदाई हुई तो गर्त से कपड़े का एक चिन्ह मिला, गर्त से कपड़े, उस पर कुछ उकेरा हुआ है, लेकिन वो आज तक भी उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? साक्ष्य है, पढ़ा गया क्या? नहीं पढ़ाया गया। ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, हाँ इसके साक्ष्य हैं, क्या ये पढ़ा गया है? क्या इसके जो लिखित प्रमाण है वो पढ़े गए हैं? जी हाँ, पढ़े जा चुके हैं, पढ़े जा चुके हैं। कैसे पढ़े जा चुके हैं? जैसे आप बच्चे, इतिहास में एक छोटा सा कॉमन सा प्रश्न है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हो चुके होंगे वो इस बात को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अशोक जो थे, अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे भैया? तो अशोक के जो अभिलेख है, अशोक आज का इतिहास है, अशोक के अभिलेख पढ़े हैं 1837 में, 1837 में आपका जेम्स प्रिंसिप द्वारा वो पढ़े जा चुके हैं। तो समझ चुके हैं आप मेरी बात को, ठीक है। सर टाइम चेंज कर दिया आपने, नहीं बच्चे, वो प्रैक्टिस सेट होता था, प्रैक्टिस सेट अभी 3 दिन आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी ना, तो प्रैक्टिस सेट फिर कंटिन्यू होगा आपका। तो टाइम ये क्लास का टाइम है, वो प्रैक्टिस सेट का टाइम था, अब प्रैक्टिस सेट का कोई और टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बात में? बोलो भैया एक बार। तो तीन तरह से बांटने में कोई दिक्कत नहीं। एक तो हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसके साक्ष्य हैं, पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। तीसरा है साक्ष्य हैं और पढ़े भी जा चुके हैं, पढ़े भी जा चुके हैं। हाई फाई एक्टिंग क्रिएटर्स ने बहुत अच्छा लिखा है, टी फैंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। बिल्कुल ठीक बात है बच्चे, 1750 में टी फैंथेलर ने उनको खोजा था, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट अगली बात समझेंगे। अगली बात क्या है? अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बोलेंगे बच्चे? तीन पार्ट्स में। एक होगा आपका पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक है। यानी कि पुरा, पुरा मतलब पुराना, पुराना, पुराने से मतलब क्या है? ये है ओल्ड स्टोन एज। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, स्टोन पत्थर, ओल्ड स्टोन, ठीक है। फिर आएगा आपका मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, मध्य, मध्य मतलब मिडिल स्टोन। क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण काल को बोलेंगे भैया मिडिल स्टोन एज,
और तीसरा होगा आपका नवपाषाण काल। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल, इसको बोलेंगे नवपाषाण काल को न्यू स्टोन एज। क्या बोलेंगे? न्यू स्टोन एज हम कहेंगे। आप कहेंगे भैया जी एज, स्टोन एज का क्या मतलब है? जैसे बच्चे आज के टाइम से समझो, आज हम लोग कैसे कैसी दुनिया में जी रहे हैं, कौन बच्चा बताएगा? तो आप लोग कहेंगे भैया जी हम आज कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे हैं। कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का युग है। तो कंप्यूटर तो हमेशा से तो नहीं था। टेक्नोलॉजी का विकास सबसे ज्यादा कब हुआ? जैसे 1989 में आपका इंटरनेट आया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। लेकिन आप एक बात देखोगे कि सन 2000 के पास से लेकर के और 2020 तक बात करें तो इस टाइम को हम बोलेंगे ये हमारा कंप्यूटर युग है। क्या है? कंप्यूटर युग। तो क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं बच्चे ये स्टोन एज इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहां किसका प्रयोग होता होगा? यहां प्रयोग होता होगा पत्थर का प्रयोग। बात समझ रहे हैं? यहां पत्थर का। जैसे इसको मैं बांट दूं 2000 से लेकर के 2010 तक, तब कम आपकी भैया टेक्नोलॉजी रही होगी। 2010 से लेकर के 2020 तक आपकी टेक्नोलॉजी और अच्छी हुई होगी पिछले 10 साल के मुकाबले। ऐसा ही बच्चे यहां हुआ। तो इसमें क्या है, यहां मनुष्य का विकास होता गया है। क्या होता गया है? मनुष्य का विकास होता गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। तो इनका बच्चे विकास होता हुआ गया है। मनुष्य ने किस तरह विकास किया, इन्हीं की बात करते हैं। इनको और क्या नाम देते हैं? जो आपका बच्चे ध्यान से देखना एक बार, जो मध्य पाषाण काल जिसको ओल्ड स्टोन एज मैं कह रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पैलियो, ठीक से लिखना स्पेलिंग, पैलियोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं हम किसको? पैलियोलिथिक पीरियड। पुरापाषाण काल को क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों क्यों जरूरी है अंग्रेजी का नाम? मैं हिंदी मीडियम वालों से भी बोलता हूं कि जरूरी नहीं है बच्चे हिंदी में आपको पुरापाषाण काल ही लिख करके दे, वो पैलियोलिथिक को हिंदी में लिख करके दे सकता है आपको। इसीलिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। फिर है आपका मीजोलिथिक। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं। और तीसरा क्या है, इसको नया नियोलिथिक पीरियड इसको हम बोलते हैं। नियोलिथिक पीरियड हम इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे बच्चे, हमें दिक्कत कहाँ होती है इतिहास को समझने में? जब हम उसको क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चे कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने प्रकार से देखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 3 बार से। गुरुजी आपका फोन नहीं मिल रहा है। भैया मैं क्लास में हूं, तो फोन का मतलब क्या मिला ही क्यों रहे हो जब मैं क्लास में हूं? इस चक्कर में कोई और फोन उठाएगा मेरी जगह? है किससे बात करना चाह रहे हो? फोन मिला क्यों रहे हो? एक बात तो बताओ, जब मैं क्लास में हूं तो फोन मिला ही क्यों रहे हो तुम? तो लिखित प्रमाण भैया इसकी बात कर चुके हैं हम। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से बांट रहे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अरे एक बार ये तो लिख दो गुरुजी, मजा आ रहा है। लिखने में भी आफत आती है तुम पे, है? ये तो लिख दो जी। हाँ पढ़, अच्छा समझ में आ रहा है बच्चे? इतना सच सच बताएंगे, इतना समझ में आ रहा है ना? तो पुरापाषाण काल की जो बात करते हैं बच्चे, अब बात आती है इसके पीरियड की बात आती है, ये कब से कब तक था। पुरापाषाण काल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसको हम अज्ञात से है वैसे तो, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसे बोलते हैं 30,000 बीसी से लेकर के, 30,000 बीसी से लेकर के आपका, और फिर इसको बोलते हैं 10,000 बीसी तक। 10,000 बीसी तक का जो टाइम है वो पुरापाषाण काल है। यानी कि फिर वही बात आई, आज से अगर देखें, आज तो 2021 तो चल ही रहा है, 2000 इसमें जुड़ लो 30,000, यानी आज से 32,000 साल पहले। आज से कितना? 32,000 साल पहले। तो 30,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का टाइम है। फिर मीजोलिथिक एज की बात, मध्य पाषाण काल की बात आती है बच्चे। इसका टाइम बनाते हैं हम 10,000 से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से लेकर के इसका टाइम हम बताते हैं 4,000 तक। कहां तक? 4,000 बीसी तक। ये समय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर बहुत विद्वानों ने बहुत मतभेद हैं। किसी ने कुछ लिख रखा है, गूगल के किसी पेज पर आपको कुछ मिलेगा, किसी पुस्तक में कुछ मिलेगा। ये वो यूनिक सार है बच्चे, यूनिक सार है जो आपका प्राचीन इतिहास में रामचंद्र शर्मा, इतिहास के सबसे बड़े राइटर, कहते हैं, जो एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक। फिर बात आती है आपका 4,000 बीसी से लेकर के, हमने इसको बांटा है 2500 बीसी तक। बहुत आसान सी बात है बच्चे।
तीन को बांट लिया हमने, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को 30,000 बीसी से लेकर के, बोलेंगे एक बार मेरे साथ, 10,000 तक। फिर अगले 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक। फिर 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक नवपाषाण काल। क्या भैया जी यहाँ खत्म हो जाएगा? नहीं, हमारे और तुम्हारा जन्म भी तो होना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भैया, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ग्रुप डी की क्लास चलाओ सर बच्चे, ग्रुप डी की क्लास भी है ना, ये ग्रुप डी की क्लास भी है। येलो बुक में मुझे पता है बच्चे 8,000 लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। येलो बुक में 8,000 जो लिखा हुआ है उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब कभी भी मैं क्लास लूंगा तो कभी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। देखो गलती होती है, मुझसे भी क्लास में कोई गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को मैं खुद ही सुधार दूंगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना काम करना, बहुत धैर्य के साथ पढ़ना है कि भैया ने जो बताया है वो हमारे फिंगर टिप्स होना चाहिए। फिंगर टिप्स नहीं होगा तो खुद को धोखा दोगे। ठीक है, तो इतनी मेहनत का वादा करना है कि बहुत मेहनत करते करते आगे बढ़ना है। अब बात आएगी बच्चे, जो ये बात हम कर रहे थे अभी तक पाषाण काल की, इन पाषाण काल में क्या क्या हुआ ये चीज मैं आपको आगे बता रहा हूँ। किस काल में हमने क्या सीखा, किस काल में हमने क्या सीखा, या यही मैं आपको बता देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है इस बात से भी। बात आती है पहला वाला काल कौन सा है भैया, बोलेंगे एक बार, नोट बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाओ। पहला वाला मैंने बताया आपको पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के दोनों नाम बताओ, क्या क्या नाम बताए मैंने आपको फटाफट। पुरापाषाण काल के दोनों नाम बताओ बच्चे, दोनों नाम क्या क्या मैंने आपको बताए हैं। जैसे इसी पुरापाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, पत्थर का प्रयोग। पत्थर का प्रयोग किस काल में सीखा, पत्थर का प्रयोग। ठीक है, पुरापाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था, गुफा में रहता था। कहाँ रहता था, कंदराओं, गुफाओं में रहता था। लिव्स इन केव्स, कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। आग के बारे में जाना, प्रयोग नहीं किया, आग के बारे में जाना। ऐसे वो दो आदि मानव बैठे हुए थे, तुमने देखा उन्होंने, एक आदि मानव बैठा हुआ था और एक बैठी हुई थी आदि मानवनी। आदि मानव और आदि मानवनी सामने बैठे हुए थे, उसने ऐसे पत्थर मारा तो आदि मानवनी एकदम से भाग गई, क्योंकि चिंगारी जली, चिंगारी जली, उसने सोची पता नहीं आग लग गई है पत्ती वत्तियों में, वो भाग गई एकदम से। वो ले ये क्या हुआ है हमारे यहाँ। तो भैया आग के बारे में उन्हें पता चला था, प्रयोग नहीं, उन्हें नहीं पता था इससे हम खाना बना सकते हैं, इससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं जानवरों से। बाद में जैसे ऐसे समझो किसी शेर ने हमला किया होगा आदि मानवनी पर, और आदि मानव उस समय आग जला रहा होगा, तो उसने आग को ऐसे शेर की तरफ किया होगा तो शेर डरा होगा, तो आदि मानव का दिमाग यहाँ हिट किया होगा, अच्छा आग से डर रहा है थोड़ा सा, तो उसे पता चला ये जो जानवर हैं ये आग से डरते हैं। तो इस तरह से उसने जो आग का प्रयोग करना सीखा वो आगे आने वाले समय में सीखा। तो सबसे पहली बात, आग के बारे में जाना कब, पुरापाषाण काल में। क्या बोलेंगे, पुरापाषाण काल में उसने आग के बारे में जाना। अब यहाँ एक बात आती है, तो बच्चे स्टोन एज है ये। अब यहाँ बहुत सारी चीज आएगी। मनुष्य पहले पत्थर को नुकीला करता जाएगा, नुकीला करता जाएगा। सबसे पहले औजार जो बनाएगा वो कुल्हाड़ी बनाएगा। मनुष्य क्या बनाएगा, कुल्हाड़ी बनाएगा। होमोसेपियंस के बारे में बताऊंगा बच्चे, अभी होमोसेपियंस के बारे में भी बताऊंगा, बस ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पुरापाषाण काल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैंने बोला इसको बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज, और इसका कार्यकाल कहां तक बताया मैंने, 30 के बीसी से लेकर के 10,010 के बीसी तक। ठीक है, तो ये नहीं भूलना है। पुरापाषाण काल के बाद में बच्चे फिर मध्यपाषाण काल में मनुष्य आया। तो जब मनुष्य की थोड़ी सी तरक्की हुई होगी समय के साथ में, मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल जिसको मीजोलिथिक पीरियड, या क्या बोलेंगे बच्चे इसी को, मध्यपाषाण काल को ही मिडिल स्टोन एज, ये नाम कभी नहीं भूलने आपको, मिडिल स्टोन एज कहेंगे इसी को। और मिडिल स्टोन एज में मनुष्य ने क्या सीखा, यहां मनुष्य ने किया शिकार प्रारंभ। ठीक है, शिकार प्रारंभ। अब से पहले तक मनुष्य क्या अपना पेट कैसे भरता था, अब से पहले तक मनुष्य खाता था भैया, आपका फल खाता था, पेड़ों पर रहता था, पहले आदत थी उसकी पेड़ों पर रहने की। धीरे धीरे वो जमीन पर उतरा, जमीन पर उतरा, और किसी दिन मार के चलो कोई मिल गई होगी उनको, ऐसी कोई जीव जंतु पड़ा हुआ, उन्होंने खा के देखा होगा, उसका मीट वीट खाया होगा उन्होंने, उन्हें लगा होगा कि भाई ये भी कोई एक खाने की चीज़ है, अच्छा ये तो जिंदा घूम रहा है तो इसको भी गिरा दो, तो उसको मार गिराया होगा उन्होंने फिर, है ना। तो शिकार प्रारंभ कब किया उन्होंने, मध्यपाषाण काल में। शिकार कैसे कर रहे होंगे, तो यही भैया मध्यपाषाण काल में उन्होंने पहले तो पत्थर मार मार कर शिकार किया था, फिर तीर कमान का उन्होंने आविष्कार कर लिया था। तीर कमान का आविष्कार किस काल में हुआ, तो बोलेंगे मध्यपाषाण काल में हुआ।
फिर बात आती है पशुपालन मनुष्य ने कब शुरू किया था, तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन प्रारंभ किया था। क्या? पशुपालन प्रारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां बच्चे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो जो पशुपालन मनुष्य ने प्रारंभ किया, सबसे पहले तो पूछेगा पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं इसके आदमगढ़ एमपी से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू किया। अच्छा तो जी ये बताओ किस पशु को पाला था, तो भैया कभी भी पूछे ना आपसे मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन है, पालतू पशु सब बच्चे जानते हैं, डॉग, कुत्ता सबसे पालतू पशु था। पहले भी कुत्ता पालतू था, आज भी पालतू है। आदमी कई बार नालायक हो जाता है, दगा दे देता है, लेकिन कुत्ता वफादार होता है। जानते हो ना इस बात? तो ये आज से नहीं है, पहले से ही है। तो कुत्ते को सबसे पहले पाला। लेकिन बच्चे जब परीक्षा का लेवल टफ होता है तो ऑप्शन में से आपका एग्जामिनर कुत्ता गायब कर देता है, पूछता है मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला पशु कौन था, और ऑप्शन में आपका बोलेंगे कुत्ता है ही नहीं। तब कौन सुनेंगे? अब बात आती है क्लास के टॉपर की। क्लास का टॉपर कौन है जो सबसे पहले आंसर करेगा? अगर ऑप्शन में डॉग ही नहीं है, कुत्ता ही नहीं है, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? देखो ये बच्चे का आरती गुप्ता, गुड़िया का आंसर एकदम ठीक आया है, बहुत गजब। तो क्या बोलेंगे? तब आपको हॉर्स चुनना होगा, क्योंकि ये दूसरा पालतू पशु था। ये क्या था? ये दूसरा पालतू पशु था। इसके बाद में फिर बिल्ली पाली है, ठीक है, फिर बिल्ली पाली है। तो घोड़े के आप देखेंगे ना, प्राचीन समय में बहुत साक्ष्य मिलते हैं घोड़े, बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। तो पशुपालन में सबसे पहले इसको शुरू किया मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में। साक्ष्य उसके मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। पहला पशु उसने कुत्ते को बनाया, और अगर कुत्ता ऑप्शन में आपके पास नहीं आता है तो आप हमेशा घोड़े को चुनोगे। इस बात को बच्चे कभी भी गलत मत कर देना। फिर बात आती है नव पाषाण काल की। किसकी? नव पाषाण काल की। यह है न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया भैया? यहां मनुष्य ने कृषि, एग्रीकल्चर, खेती को शुरू किया, कृषि को शुरू किया, पूजा करनी प्रारंभ कर दी। पूजा करनी, भगवान के हाथ जोड़ने। अब इंसान को पता चल गया कि भगवान के हाथ जोड़ने से भी कुछ होता है, ठीक है। कुछ लोग कुछ समय तक बड़े नास्तिक बने रहते हैं, लेकिन एक समय मनुष्य के जीवन में आता है जब मनुष्य आस्तिक बन जाता है। तो ये पहले ही बन गए। नव पाषाण काल में कृषि शुरू हुई, पूजा करनी इन लोगों ने शुरू कर दी, ठीक है। हड्डियों से बने हथियार, अभी तक पत्थरों के हथियार थे, ऐसे पत्थर करा, उन्होंने किसी को पत्थर फेंक के मारा होगा, और पत्थर फेंक के मारा उन्होंने मानो गीदड़ के, और गीदड़ भाग गया। पत्थर लगने के बाद उन्होंने कि यार काम नहीं कर रहा, फिर उन्होंने दूसरा पत्थर मारा, उससे गीदड़ गिर गया। उसने सोचा, ऐसे आदि मानव बैठ के देख रहा होगा पत्थर को, कि दोनों में अंतर क्या है, इससे गिरा नहीं है, इससे गिर गया, ओहो इसकी चोंच है, ये आगे से थोड़ा नुकीला है। उसने बोला को अरे भाई पैने कर दो, सबको सबको पैने कर दो। तो ऐसे हथियारों का विकास भी शुरू हुआ। तो बच्चे यहाँ हड्डियों से बने हथियार, हड्डियों से बने हथियार, और ये इंपॉर्टेंट बात है, हड्डियों से बने हथियार के साक्ष्य ये बिहार से मिल चुके हैं आपके। कहाँ से? हड्डियों से बने हथियार मनुष्य ने नवपाषाण काल में प्रयोग किए। ये आपका नवपाषाण काल में। पहिया सबसे बड़ा आविष्कार है बच्चे। पहिया क्या बोलेंगे कि मनुष्य का अगर आप कहेंगे सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था, सबसे बड़ा जो उसने आविष्कार किया, वो व्हील इन्वेंशन है। व्हील, पहिए को जो उसने बनाया, ये मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा रास्ता खोलने वाला यंत्र साबित हुआ। बात समझ रहे हैं? वेरी गुड, ये हुई ना बात। बस बच्चे यही बात होती है। पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? बाइलिंगुअली बोल रहा हूँ बच्चे, मैं बाइलिंगुअली बोल रहा हूँ। यहाँ शिकार को मैं हंटिंग बोल सकता हूँ बस, और पूजा वर्शिप बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर में तो खुद बोलते जा रहा हूँ अंग्रेजी में, कोई ऐसा हो इसको हम पेट एनिमल बोल सकते हैं, इतना तो कर सकते हो यार, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात में। आप लोग एक बार बस क्लास को लाइक और शेयर कर दो। आप 10,000 लोग हैं और लाइक्स आपके 50% है, ऐसा क्यों करते हैं? सब कुछ बताएंगे, सब कुछ। जब मैंने बोला ना आपसे, हमेशा कहता हूं मैं, क्लास ओवर होने के बाद शायद कुछ नहीं बचता है, तो हमें जरूरत होती है क्लास ओवर होने की। कभी कभी हम ऐसे प्रश्न पुट कर रहे होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं 10 मिनट बाद, है ना? तो आप ऐसे बीच में बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा तो गड़बड़ होगी ना उस चीज से। क्रम से पढ़ेंगे भैया, क्रम से, है ना? चलो आगे आते हैं। आगे बात आती है, अब तो काल की बात मैं आपको बता रहा था, ये नवपाषाण काल है, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि इसी में शुरू की हमने। और भैया अब बात आती है, कृषि की बात आई तो कृषि में मनुष्य ने सबसे पहले क्या
खेती की थी? गेहूं और जौ की खेती की थी। किसकी? गेहूं और जौ की खेती की थी। ठीक है। और गेहूं और जौ की खेती के जो ये साक्ष्य हैं, नोट करना बच्चे, गेहूं और जौ की जो खेती है इसके साक्ष्य कहां से मिले? ये एविडेंस हमें कहां से मिला है? ये मिला है हमें मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़, जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, एक जगह है, यहां से हमें साक्ष्य मिले हैं खेती के। ठीक है। नवपाषाण काल में ही हमने धान की खेती भी शुरू की थी। नवपाषाण काल में ही हमने धान की खेती भी शुरू की। धान मतलब चावल। चावल तो समझते होगे ना, कभी धान को भी अंग्रेजी में पूछो, राइस, जो खाते हो आप, फ्राइड राइस। तो ये जो धान की खेती है इसके साक्ष्य कहां से मिले? ये कोल्डी हवा से मिले। कहां से? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा एक जगह है, कहां है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही है भैया। कहां? प्रयागराज में। इलाहाबाद तो नहीं लिखेंगे इसको, प्रयागराज में। क्या बोलेंगे? कोल्डी हवा, प्रयागराज में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये बात हुई काल की कि किस काल में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है। यही बच्चे तीसरी बात आती है, मनुष्य ने खोज की तांबे की। किसकी? तांबे की खोज की। तांबे की खोज किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। क्या बोलेंगे? अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप सोचोगे, अच्छा मैं पूछ रहा हूं आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे? जो पुराना आदमी था, ये हमारा आदि मानव, ये कौन सी, बोलेंगे, कौन सी धातु के बारे में नहीं जानता था? सोने के बारे में जानता था क्या भैया जी? हाँ, सोने के बारे में जानता था, चांदी के बारे में जानता था, तांबे के बारे में जानता था भैया। ठीक है। कांसे के बारे में जानता था। सिंधु घाटी सभ्यता तो खुद एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात आती है कौन सी के बारे में नहीं जानता था? लोहा। ये हुई ना बात। तो लोहे के बारे में इन लोगों को ज्ञान नहीं था। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने तांबे की खोज की और बहुत एक लंबे समय तक ये तांबे पर ही डिपेंड रहे। ठीक है। चलो भाई आगे अगली बात पर आएंगे बच्चे। पीडीएफ मिलेगी सबको, पीडीएफ मिलेगी। घबरा मत यार, पीडीएफ के लिए घबराते हो तुम, हैं? पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, इतना क्यों घबराते हो? इतने घबराने की जरूरत है क्या सच में? अब आती है बात, ये पुराना जो आदमी है, जो आदमी है, आदमी की तो बात कर रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं है ये किसी पक्षी ने खोज करी होगी तांबे की, इंसान ने की है। तो इंसान की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी इंसानियत की बात कर लेते हैं। तो बच्चे जो पुराना टाइम था ना, प्रागैतिहासिक काल, इसी में मनुष्य का विकास हुआ। किसका? मनुष्य का विकास। मनुष्य का विकास। मनुष्य के विकास का जो क्रमिक चरण है वो क्या है? क्रमिक चरण जो है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य का जो विकास होते गया वो हुआ। बच्चे यहां चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये देखो, ये है, स्पेलिंग शायद नहीं दिख रही होगी, मैं बता देता हूं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मतलब ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल भी नहीं है। देखो आदमी पहले कैसा था, तुम में से कुछ की शक्ल अब भी ऐसी ही होगी, है ना? कुछ की शक्ल ऐसी ऐसी होती है, और कैसी हो सकती है तुम्हारी शक्ल? चलो कोई बात नहीं, ऐसी ही मान लो। ठीक है, मेरी इसके जैसी है थोड़ी थोड़ी, है ना? चलो भाई, ये कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो ये सबसे पहला मानव था, यानी इसके पूर्वज जो थे, इसके पूर्वजों से ये आपका विकास का क्रम शुरू हुआ। इसके पूर्वजों की बात करते हैं तो जैसे आपके लिम्नोपिथेकस थे, ओरियोपिथेकस थे, इसके पापा जी थे, उसके दादाजी थे, ओरियोपिथेकस, लिम्नोपिथेकस। यहां से हम चलते रहे भैया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आते रहे, हमारा विकास होता रहा। निएंडरथल से होते हुए हम आधुनिक मानव होमोसेपियंस पर आए। ये कौन है? ये आधुनिक मानव है। क्या बोलोगे? आज का जो मानव है उसका स्वरूप किससे मिलता है? वो होमोसेपियंस से मिलता है। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमोसेपियंस। तो ये विकास किस तरह हुआ, हम आधुनिक मानव तक कैसे पहुंचे, तो इसके बारे में थ्योरीज है बच्चे, कुछ देखेंगे। तो पहले लगभग ये मानव विकास इस तरह से हुआ। ठीक है। तो पहले कौन था? पहले तो आया आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बोला मैंने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमने शुरू किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बात करते हैं तो बच्चे ये मिला था, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया समझ लो कभी। साउथ अफ्रीका में इसके अब हमको साक्ष्य मिले। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से चलते हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा था, मनुष्य पहले बच्चे लगभग झुका हुआ था। उसने अपने हाथों पर खड़े होने का प्रयास शुरू किया। तो जब शुरू किया तो वो बना, ये वाली कैटेगरी उसकी बन गई लगभग जावा मानव जैसी। जावा मानव से होते हुए जावा मानव, आप कहेंगे जावा मानव का जो विकास हुआ भैया जी ये कहाँ हुआ था? तो जो जावा द्वीप पड़ता है आपका, जावा द्वीप पर इसके साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसको जावा मानव कहा गया। जावा द्वीप। अच्छा, जावा मानव के बाद में जो प्रगति हुई वो हुई आपकी पीकिंग मानव तक। कहां तक?
पीकिंग मानव क्या है? क्या पीकिंग मानव जिसके साक्ष्य हमको मिले चाइना में। पीकिंग मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? चाइना से प्राप्त हुए। और इसके बाद में बात आती है, फिर था हमारा पीकिंग मानव के बाद हमारे निएंडरथल, जो भी मैंने आपको बताया था पीछे, निएंडरथल। और निएंडरथल से बच्चे हम कहां पहुंचे? आपका क्रोमेनॉन, क्या बोलोगे? क्रोमेगनॉन मानव तक, क्रोमेग। और निएंडरथल की बात करें बच्चे तो इसके साक्ष्य मिले हमको जर्मनी में। कहां? जर्मनी में। क्रोमैग्नियन के हमें साक्ष्य मिले फ्रांस में। और इससे होते हुए हम आए आपका आधुनिक मानव तक। कहां तक? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जिसको होमोसेपियंस कहा जाता है। आधुनिक मानव जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। बच्चे सारे नाम एक क्रम में उंगलियों पे बता दो मुझे, ठीक है? क्या बोलेंगे? जो आपका होमोसेपियंस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोलते हैं। तो ये जो आपका ह्यूमन था, जो हमारा आदि मानव था बच्चे, इसका जो जीवन का विकास हुआ, जो इसने अपने लाइफ का अब डेवलपमेंट किया, विकास किया, वो किस तरह किया कि इसने खड़ा होना लगभग शुरू किया। और शुरू होते होते आज की हमारी जो स्टेज है वो किससे मिलती जुलती है? आधुनिक मानव से। क्या ये आज का इंसान है? नहीं, ये बच्चे 36,000 साल पुराना इंसान है। आधुनिक आपसे कोई पूछे कि होमोसेपियंस का जो टाइम है वो कितना है, तो आप लोगों को बताना है 36,000 BC। ठीक है, आधुनिक मत में कितना? 36,000 BC। कितना समय है इसका? 36,000 BC। ठीक है, बच्चे आएंगे वहां से भी, वो सारी चीज पढ़ेंगे हम। क्यों घबरा रहे हो आप? उनके बारे में अभी स्थल में आपको पढ़ाऊंगा। स्थलों की तो बात मैंने की नहीं है, स्थलों की भी बात करेंगे बच्चे। भीमबेटका की बात करेंगे, इतिहास में भीमबेटका आएगा। भीमबेटका के बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको, है ना? चलो, एक आदमी पूछ रहा मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। मानव की उत्पत्ति के बारे में ही कह रहे हैं। कहते हैं कि भाई सिद्धांत ये माना गया कि मनुष्य के साथ में घोड़ा, गाय, कुत्ता, ये भगवान की देन है, ये किसी को नहीं पता चला अभी तक। तो तुम क्या सोच रहे हो विशेष तरीके से मुझे पता चल गया होगा कि इंसान कैसे बना होगा? है? चलो चलो चलो, एक ऊपर पूछ रहा है, ऊपर बच्चे का कमेंट दिखाओ। गुरुजी एक कह रहा 484 BC में उनका जन्म हुआ है, तो 425 BC में उनकी डेथ कैसे हो गई? BC तो समझा रहा था यार मैं, उतनी देर से क्या समझाया था मैंने आपको? जब बोलते हो कि समझ में नहीं आया, वो बच्चे जब BC का समय है ना, वो घटता है। BC का समय घटता है और AD का समय बढ़ता है ना? नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चलो वापस आएंगे। मैंने बोला मनुष्य के विकास की बात कर रहे थे हम, आप लोग समझ चुके होंगे कहाँ तक पहुंचे हम। तो बस दो चीजें याद रखनी है। कहाँ से विकास हुआ था हमारा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमारा विकास हुआ। और हम कहाँ पर पहुंचे? हम पहुंचे बच्चे आधुनिक मानव पर। बस एक बात मुझे बताना, आधुनिक मानव पर जब हम पहुंचे तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी बच्चे बताएंगे आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, आगे आएंगे। अब बात आती है चार्ल्स डार्विन की। ये कौन है? चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने दिया मानव विकास का सिद्धांत। अब बच्चे मानव विकास की बात आती है तो चार्ल्स डार्विन ने ऐसा क्या कहा होगा? तो इनकी एक बुक है, बुक का नाम लिखना। और आपके जीवन से लेकर के हम सबके जीवन के बारे में जिस एक किताब ने बताया वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर जी गोरिल्ला का विकास क्यों नहीं हुआ? बच्चे कौन कह रहा है कि गोरिल्ला का विकास नहीं हुआ? तुम्हें क्या पता गोरिल्ला पहले कैसा था? तुम्हें क्या पता कि 50,000 साल पहले गोरिल्ला, गोरिल्ला शायद लेट लेट कर चलता हो 50,000 साल पहले, है भैया? आप जानते हो कि गोरिल्ला 1 लाख साल पहले कैसा था? तो जिसके बारे में जितनी ज्यादा रिसर्च हुई है, तो सभी प्रजातियां ऐसी है। तो मैं वही आपको बताने वाला हूं, आपके अंदर मिथ क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग बंदरों से बने। अच्छा एक बात बताओ, किस किसके पूर्वज बंदर थे? आंसर बताएंगे। ऐसा कौन कौन सहमत है कि इंसान का जन्म बंदर से हुआ है, उनके पूर्वज बंदर हैं? तो इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बच्चे नोट करना, कौन है ये? चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। और इन्हीं की बुक का नाम है, इन्हीं की बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन का मतलब होता है बच्चे उत्पत्ति, उत्पत्ति। और स्पीसीज का मतलब है जाति। जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे कि मानव जाति है, मानव जाति है। मानव जाति को ही इन्होंने बोला कि मानव जाति का जो विकास है उसका क्रम क्या क्या रहा। तो लोगों ने इनसे पूछा कि हाँ आप बताओ क्या क्रम रहा?
तो इन्होंने बताया, जैसे कि हेरोडोट्स को हम इतिहास का पिता कहते हैं, वो इस बात के लिए कहते हैं क्योंकि बच्चे उन्होंने इतिहास की सारी जितनी भी सामग्री थी उनका संकलन किया प्राचीन इतिहास का। ठीक है, इसी तरह इन्होंने संकलन किया कि इन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो जन्म है वो किसी से विकास होकर आया हो। तो लोगों ने पूछा किससे विकसित हुए होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि पुराना जो मानव था वो तो बंदर के जैसा था, तो क्या हम बंदर से विकसित हुए हैं? तो नहीं। इसी के लिए बच्चे याद रखने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने लिखी थी 1859 में, और फिर इन्होंने सेकंड बुक लिखनी पड़ी, दूसरी बुक इन्हें लिखनी पड़ी अपनी, ये बताने के लिए। और देखना कितना इंपॉर्टेंट कथन आएगा और आप उसको गांठ बांध करके रखना अपना आप। ठीक है, इन्होंने लिखी बुक डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन, सेकंड बुक लिखी डिसेंट ऑफ मैन, और ये बुक इन्होंने लिखी थी आपकी 1871 में। और इन्होंने क्या बताया, समझना कथन को। तो इनका कथन तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया गया। जैसे लोगों ने बोला कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है या मनुष्य का जो विकास हुआ है, हम बंदर से इंसान बने, नहीं। डिसेंट ऑफ मैन में इन्होंने क्या बोला, चार्ल्स डार्विन ने, इन्होंने बोला केवल वानर ही मनुष्य के करीब है, केवल वानर ही मनुष्य के करीब है। बात समझ रहे हैं? केवल वानर ही मनुष्य के करीब है, मतलब मिलता जुलता है वो, उसका विकास और हमारा विकास लगभग मिलता जुलता है। तो ठीक है, इस बात को आप लोगों को याद रखना। ये मत बोलना बंदर से पैदा हुए हम, बंदर हमारे पापा जी थे, फिर लोग बोलते बंदर ऐसे क्यों है, फिर ये इंसान क्यों नहीं बन गए सारे। तो ऐसा नहीं, उन्होंने बोला लगभग समान है। क्या बोलेंगे? लगभग समान है। ठीक है, आगे चलो। केवल वानर ही मनुष्य के करीब है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? चलो भाई, यहां तक की बात में भैया किसी को कोई दिक्कत? यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस और नो लिख करके बताएंगे बच्चे, यस और नो लिख करके बताएंगे। यहां तक की बात बड़ी टिपिकल बात थी, बहुत कठिन बात थी ये। शायद बहुत सारे बच्चे इस बात को पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने अब तक मेरी क्लास नहीं की होगी वो तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ भी चुके होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आज डाउट ग्रुप आज रात 8 बजे एक्टिवेट हो जाएगा बच्चे, 8 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, है ना? चलो सर, पहली पुस्तक कौन सी? वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है भैया। वानर और बंदर अलग अलग हैं? नहीं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, उनको पुराना नाम है। मैं ऐसा बोलूँ तो मैं तत्सम भाषा में बोलते हैं, है ना, संस्कृत में, तो वो बात अलग होगा। ठीक है, एक कह रहा जी हमारे पूर्वज तो गुजर थे, हमारे पूर्वज चौधरी साहब थे, हमारे पूर्वज जाट थे, हमारे ठाकुर थे। बिल्कुल सही बात है एकदम। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अब आते हैं हम किस पर? आईवीसी, इंडियस वैली सिविलाइजेशन पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर। किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी बोलूंगा मैं बच्चे, इसको हमेशा याद रख लेना, आईवीसी। क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बात समझ लो आप लोग। मैप दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? पहले बताएंगे, मैप आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं? सिंधु नदी जो बहती है आपकी बच्चे, अगर आप देखेंगे यहां आपकी बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर बात कर रहे हैं बच्चे, जानते हो ना सिंधु नदी के बारे में? तो नहीं जानते हो तो जान लो इस बात को, और भूगोल में आप इस बात को पढ़ोगे, ज्योग्राफी में, कि सिंधु नदी आपकी जम्मू कश्मीर में से बहती हुई और इधर कहाँ, पाकिस्तान पहुंच जाती है। तो ये सिंधु सभ्यता इस वजह से है क्योंकि ये नदी थी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के जो आसपास नगर थे बच्चे, ठीक है, सिंधु नदी के जो आसपास नगर थे, ये सिंधु नदी के आसपास जितने भी नगर थे, तो यही इनका विकास क्यों हुआ? क्योंकि पहले ऐसा तो नहीं था कि भैया समरसेबिल होगा, है ना, पहले ऐसा तो नहीं होगा ट्यूबवेल वगैरह होंगी, तो कोई भी लोग कहाँ बसेंगे? जहाँ पानी तो जरूरी था ना, तो पानी जहाँ होगा तो नदियों के पास ही सभ्यताओं का विकास होता था। तो यहाँ सिंधु नदी के पास बसी, जैसे कालीबंगन है आपका, ठीक है, बनावली है, राखी गढ़ी है आपका, हड़प्पा सिंधु के किनारे था, ठीक है, हड़प्पा मतलब था तो बिल्कुल नजदीक बोले तो रावी नदी के, लेकिन लगभग सिंधु के बराबर था। तो ये सारी बातें हमको करनी है। मोहनजोदड़ो है, ये सुतकांगेडोर है बच्चे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी,
सभ्यता का क्या मतलब होता है? सभ्यता का मतलब बच्चे जो हम जीवन जी रहे हैं ना, तो जीने का मतलब होता है कि अभी हमारा एक कल्चर है, एक संस्कृति है, हम लोगों को पता है हम कैसे रहते हैं। जैसे कि एक फैशन चल रहा है अभी चौड़ी पैंट का, तो ये सिविलाइजेशन हो गया। आप एक पैंट ऐसी पहनते हैं, आप लोगों की वेशभूषा क्या है, आप क्या खाते पीते हैं, आपका आचरण कैसा है, कैसे हमारे त्योहार हैं, तो ये सब सभ्यता है। ये क्या है? ये सब सभ्यता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। आगे देखेंगे ध्यान से बच्चे, वो बात नहीं है। अगर मैं उस तरह से बात करूंगा तो फिर मैं बात करूंगा होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस का जो विकास हुआ उसके बाद में दो शाखाएं विभक्त हुई हैं। वो आधुनिक मानव, तो ऐसे बहुत से विद्वान लोग तो मानते हैं कि सबसे पहला उदाहरण वो हमारा क्रोमैग्नोन मानव जो फ्रांस में प्राप्त हुआ वो था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आधुनिक मानव क्रोमैग्नोन मानव के बाद में भी आपका होमोसेपियंस जो है ये आधुनिक मानव है। वो दो शाखाएं विभक्त होने के बाद की बात है, उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने बोला ना आपको, आपको सिर्फ उतना जानना है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग पर, थोड़ा सा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी डाउट्स होंगे आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, लेकिन वो बातें एकदम ठीक है जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। इस पर आपसे बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो 1921 में जॉन मार्शल ने। किसने की थी बोलेंगे? जॉन मार्शल ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। खोज किसने की भैया? 1921 में जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारतीय थे आपके, अध्यक्षता में भारतीय दयाराम साहनी ने। भारतीय कौन थे आपके? दयाराम साहनी, सॉरी, दयाराम साहनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी लिखने का मेरा मतलब है इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं हम, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा बच्चे इसमें सबसे पहले खोजा गया नगर था। बोलेंगे सभी लोग, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? तो आप लोग बोलेंगे जी हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया। तो जब हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया तो इतनी बात समझो, उसी पर क्या ये पहले प्रचलन था कि जो पहले खोजा जाएगा उसी के नाम पर रखा जाएगा, है ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात है, सबसे पहले किसको बोला गया? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया सिंधु घाटी में, इसीलिए इसको हम हड़प्पा नगर की वजह से हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। तो खोज इसकी 1921 में हुई है। ठीक है, और आपसे पूछे इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण भी इसका किया था भैया जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, बोलो नामकरण, नामकरण किसने किया था? तो नामकरण भी आपका जॉन मार्शल जी ने ही किया था। सिंधु घाटी के समय बच्चे अन्य सभ्यताएं थी या नहीं थी? बोलो एक बार। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता मतलब ये तो मैंने बता दिया सिंधु नदी के किनारे थी, तो क्या दुनिया में और भी सभ्यताएं थी जो इस समय पर मौजूद थी? जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है आयोग द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? नहीं थी पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कौन कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर, उस टाइम पर जो अन्य सिविलाइजेशंस मौजूद थी आपकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? बोलेंगे एक बार। तो आप कहेंगे भैया जी एक तो चीन की सभ्यता थी। किसकी? चीन की सभ्यता समकालीन थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक थी आपकी बच्चे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्या? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जो कि बच्चे इराक का पुराना नाम है। किसका? इराक का, जो वर्तमान में सीरिया वाला क्षेत्र है ना, वर्तमान में सीरिया, ईरान, इराक वाला जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया है। ये दो नदी थी मेसोपोटामिया, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सी नदियों के बीच में थी? दजला और फरात। हमेशा याद रख लेना कौन सी नदियां थी? दजला और फरात नदी थी। ठीक है, दजला और फरात नदियों पर मेसोपोटामिया थी। क्यों इनकी बात कर रहे हैं हम? क्योंकि बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किससे करते थे? वो करते थे आपका मेसोपोटामियंस लोगों से, सुमेरियन थे, सुमेरियन सभ्यता से ये लोग व्यापार करते थे। तो यहां देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये यहां आप एक नगर देख रहे होंगे, ये जो मैंने ब्रैकेट बच्चे बनाया हुआ है इसको बोलेंगे हम सुत कांगे डोर।
ये एक बंदरगाह था और ये पश्चिमी स्थल भी है सिंधु घाटी सभ्यता का। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सुत कांगे डोर, तो यहाँ व्यापार होता था। और अभी पूरा मैप नहीं दिख पा रहा है। सुत कांगे डोर में अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इधर आपका इराक है। इराक से ये लोग आकर के पानी के रास्ते यहाँ पानी के रास्ते आकर के सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आज का पाकिस्तान में है। सुतकांगे डोर आज कहाँ है? पाकिस्तान। तो पहले यहाँ तक समुद्र से आते थे, शिप्स वगैरह से अपनी आ गए और शिप से आकर के फिर पैदल यहाँ व्यापार करते थे आकर के। व्यापार तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से व्यापार से कनेक्टेड थे आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से। यहाँ से वापस जाते थे और फिर जहाज में बैठ के वापस इराक। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखेंगे। हाँ, दास्क नदी के किनारे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुतकांगे डोर आपका बच्चे वो बताऊंगा मैं अभी सब कुछ, प्लीज इतनी रिक्वेस्ट तो माना करो हैं। जब मैं कह रहा हूँ वो आगे आने वाली कुछ चीजें आप ऐसे क्वेश्चन ही मत पूछो आगे का कोई क्वेश्चन पूछने की बच्चे जरूरत ही नहीं। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है। तो सभ्यताएं कौन कौन सी थी बोलोगे? आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो चीन की सभ्यता थी, सॉरी चीन की सभ्यता भी इसके समकालीन सभ्यता थी। तो एक चीज तो ये हुई कि इसके समकालीन सभ्यताएं थी और आप उनके बारे में जानते हैं। अब आती है इसके स्थलों की बात, सबसे इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने स्थल थे आपके? स्थल तो बच्चे हजारों हैं, हजारों हैं। 3297 स्थल तो ज्ञात हैं, अभी खोज चल रही है। ऐसा भी हो सकता है जहां आप रह रहे हैं अपने गांव के नीचे भी कोई सभ्यता निकल आए, लेकिन बहुत कम चांसेस है। जहां नदियां, नदियों के किनारे ही सभ्यता ढूंढे जाने के सबसे ज्यादा चांस हैं। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है? ईस्ट रीजनिंग में आप पढ़ते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? आपका साउथ है। तो यहां हम बोलेंगे सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? पूर्वी स्थल बच्चे हमेशा बताना आलमगीरपुर। ये यूपी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? आपका मेरठ में। आज बच्चे बताएंगे, आपका जो बच्चे मेरठ वाले होंगे, किठौड़ रोड वाले जो बालक हैं, ये बताएंगे कि आपका जो आलमगीरपुर, गोहरा आलमगीरपुर गांव है, तो ये आपका बच्चे कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है, मेरठ में? क्योंकि ये बदलता रहता है, इनकी सीमा बदली है, तो शायद जिला ना बदल गया हो। तो आलमगीरपुर मेरठ में किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे है और सबसे पूर्वी स्थल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका बच्चे। ये सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पड़ता है? ये तो आपका यूपी में हो गया, उत्तर प्रदेश में, और दैमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। नोट कर लेना बच्चे इस बात को, किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? दैमाबाद या दायमाबाद जिसको हम बोलते हैं। और ये प्रवरा बच्चे गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। फिर बात आती है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका? तो उत्तरी बिंदु है मांडा, मांडा। और ये कहाँ है आपका बच्चे? ये अब तो वर्तमान में कहाँ हो गया? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख, या जम्मू एंड कश्मीर भी लिख सकते हो। और कहाँ? चिनाब नदी, क्या बोलेंगे? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है, सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात आती है तो इसको बोलते हैं हम सुतकांगे डोर। ये भारत में नहीं है, ये सुतकांगे डोर पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है सुतकांगे डोर। कौन सी नदी पर किनारे है? नदी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इनकी, दाश्क नदी के किनारे। किसके? दाश्क नदी के किनारे है और यहीं से व्यापार होता था। यही वो स्थल है सुतकांगे डोर, क्योंकि ये क्या था? सबसे बड़ा बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह। बंदरगाह तो बच्चे आपका लोथल भी होगा, गुजरात का लोथल भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो था आपका सुतकांगे डोर। क्या बोलोगे? सुतकांगे डोर सबसे बड़ा डॉकयार्ड था, सबसे बड़ा डॉकयार्ड भी था, जहाज निर्माण का काम भी होता था। और सुतकांगे डोर ये सबसे वेस्ट पॉइंट था आपका किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, किस नदी के किनारे था? किस नदी के किनारे था बच्चे? दाश्क नदी के किनारे था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दैमाबाद के बारे में एक और बात पता रख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा घनत्व वाला नगर कौन सा था? सबसे ज्यादा घनत्व वाला स्थान, ज्यादा घनत्व वाला स्थान था। ठीक है, तो ये आपके जो बच्चे बिंदु है ना, पूर्वी हुआ, पश्चिमी हुआ, उत्तरी हुआ, दक्षिणी हुआ, ये चारों बिंदु आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
देमाबाद दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अब देखो एक बच्चा अपनी सलाह देने आया है, अरे देमाबाद दामोदर नदी के किनारे नहीं है बच्चे, वो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, उसके किनारे स्थित है ना? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप लोग। देखो अब मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी है, तुमने मान के चलो बस में से कोई किताब ले ली, है ना, पहले बस में से नहीं आती थी, हमने भी दिया छठी क्लास में कंपटीशन, तो वो छठी क्लास तक के लिए ठीक है। बस में से जी के कोई किताब ले लिया तुमने, वो पढ़ ली, और उसे मुझ पर क्यों थोपते हो आप लोग हैं? अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो ना। चलो, क्या बोलोगे? तो ये नदी, इनके स्थल बता, कभी मत भूलना। एक बार मुझे लिख करके बताओ, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब दोगे। जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा बताया मैंने आपको, पश्चिमी स्थल कौन सा बताया, जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा बताया, और जो दक्षिणी स्थल है वो कौन सा बताया? पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी, क्या बोलेंगे? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर यूपी, क्या बोलोगे? हिंडन नदी यूपी। पश्चिमी स्थल कौन सा बताया बच्चे? सुत कांगे डोर। अपने दिमाग में इमेज बनाओ, सुत कांगे डोर किस नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे, ठीक है। और आपका कहाँ? पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। नॉर्थ बिंदु आता है तो मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और साउथ में आता है आपका दायमाबाद, जिसको हम दैमाबाद भी बोल सकते हैं। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। और बच्चे किस नदी पर? प्रवरा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। कल इसी को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे प्यारे दोस्त, और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को कल खत्म कर देंगे, ठीक है। पक्का उसके जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों से क्या आपका प्राप्त हुआ है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल मैं क्लास में आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लेकर के आऊंगा, और ये भी बताऊंगा किस परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो कल उसको खत्म करके लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस को होंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन। और आपने अगर 2 दिन की क्लास अच्छी की होगी, आज की और कल की, तो मैं आपसे सिर्फ ये आशा करूंगा कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन बना पाएंगे, और तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सिखा पाया हूँ। क्लास के बाद में बच्चे जरूर कमेंट करना प्यारे दोस्त, क्लास आपको कैसी लगी। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मतलब मायने रखती है। और कोई भी बाकी सुझाव है आपका, क्लासेस से लेकर के अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी सुझाव है आप बाद में करें तो आपको जवाब देगी टीम, वहाँ निगरानी रखती है, वो बताती है आपको, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। अभी अंकित चौधरी सर आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।